हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है और मैं इस चैनल के माध्यम से एसएससी में पूछे जा रहे मैथ के क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के पहले वीडियो में मैंने एवरेज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है कि एक पैसेंजर ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बे में औसत 20 यात्री जाते हैं। अगर कम से कम 12 यात्री प्रत्येक डिब्बे में बैठे हैं और किसी भी डिब्बे में समान यात्री नहीं है, तो किसी भी डिब्बे में अधिकतम यात्री कितने हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। आप एक एपी के फार्मूले, जो सम का फार्मूला था, उसको लगा सकते हैं। सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। किसी एक डिब्बे में हम मान लेते हैं वो लास्ट डिब्बा होगा जिसमें अधिकतम बैठे हैं। बाकी सभी 9 डिब्बे में किसी में 12, किसी में 13, इससे ज़्यादा और ऐसे 14 करके हम बढ़ाते जाएंगे। तो 9 डिब्बे का टोटल कितना हो जाएगा हमारा, तो 9/2 पहले डिब्बे में 2a मतलब a की वैल्यू 24 हो जाएगी 2a से, प्लस 9-1 इंटू a, और डी की वैल्यू एक एक बढ़ाएंगे, कम जितना कम बढ़ाएंगे उतना ही लास्ट वाले डिब्बे में सबसे अधिकतम होंगे। तो डी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाए 9/2 इंटू 32, ये हो जाएगा हमारा 144। और टोटल हमारे पास कितने पैसेंजर हैं, एवरेज है 20 और डिब्बे हमारे हैं 10, यानी टोटल हमारे हो गए 200। तो जो लास्ट वाला डिब्बा बचेगा उसमें हमारे हो जाएंगे 200 माइनस 144 इक्वल टू 56। ये हमारा बाय मेथड लगाने का तरीका होता है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलूँगा, पर अपने वे में कहें तो कुछ स्टेप को लूप कर देंगे और अपने इजी करने की कोशिश करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि पहले सभी 9 डिब्बे में 12-12 यात्री बैठे हैं। तो टोटल यात्री कितने हो जाएंगे, टोटल यात्री हमारे हो जाएंगे 12 इंटू 9 इक्वल टू 108। पर क्वेश्चन के हिसाब से सभी में 12 नहीं है, हर एक में अलग अलग हैं। तो 12 सबसे कम है, यानी अब 13 होगा, 14 होगा, ऐसे 9 डिब्बे तक जाएंगे। तो पहले 12 में तो कोई जीरो ही रहेगा, मतलब बढ़ेगा जो बढ़ेगा वो नहीं। दूसरे डिब्बे में 1 यानी वो 13 बनेगा। इसी तरीके से 8वें डिब्बे तक 9वें डिब्बे तक 8 यात्री बढ़ जाएंगे। 8 यात्री बढ़ने का मतलब कि अब जो दूसरा डिब्बा है 13, तीसरे में 14, ऐसे करके इस लास्ट वाले में कितना हो जाएंगे, 20 यात्री हो जाएंगे। अब इस 8 तक का टोटल सम हमें पता है n+1/2, यानी 8 इंटू 9/2 कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा। और हमारा पहले कितना था 108, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 144। 9 डिब्बे तक हमारा 9वें डिब्बे तक हमारा टोटल 144 पैसेंजर रह जाएंगे। और टोटल पैसेंजर हमें क्वेश्चन से पता है कि कितने हैं, 200। और जो लास्ट डिब्बा बचेगा, जो 10वें नंबर का डिब्बा होगा, उसको जब हम 200 में से 144 घटाएंगे तो 56 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक परीक्षा में छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 60 है। गणना की त्रुटि को हटाने के बाद 100 छात्रों के औसत अंक जो 60 था 30 हो जाता है और कुल छात्रों का अब औसत 45 हो जाता है। तो परीक्षा में बैठने वाले समस्त छात्रों की संख्या बताएं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस इन नंबर अपॉन डिफरेंस इन एवरेज। डिफरेंस इन नंबर कितना है 100 इंटू और 60 एंड 30 का डिफरेंस 30 अपॉन एवरेज हमारा कितना डिफरेंस आएगा, पहले 60 एवरेज था 45 हो गए यानी 15, किसको काट देंगे तो ये हमारा 200। ये हमारा एक ट्रिक होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू डिफरेंस इन वैल्यू या नंबर अपॉन डिफरेंस अपॉन एवरेज कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाता है। इसको लगाने का तरीका हम देखते हैं। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n है, उसका एवरेज 60 था, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 60n। और 100 स्टूडेंट का जो एरर आता है 100 माइनस 60 माइनस 30, ठीक है। अब इसका जो एवरेज हो जाता है वो कितना हो जाता है, कह रहा है वो 45 हो जाता है, इक्वल टू 45।
45। और ये जब हम टोटल नंबर आ गया, टोटल नंबर आप स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 45n और इधर आ जाएगा ये 50n इक्वल टू 15n, 50 नहीं, इक्वल टू ये हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3000। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर 6 लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं, पहली 4 संख्याओं का वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग का औसत अंतर 64 है, 64 है। यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है, 178 है, तो सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करें तो ज़्यादा सही होगा। मेथड भी मैं बता दूंगा, पर ऑप्शन से पहले करके देखते हैं। कह रहा लगातार विषम संख्याएं हैं 6, तो 6 संख्या, और ऑप्शन में हमारा दिया है 8, 9, 7 और 10। हम मान लेते हैं वो लगातार सम संख्याएं एक से स्टार्ट, विषम संख्याएं एक से स्टार्ट हो रही हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारी 6 हो गई है। अब ये कह रहा है कि पहली, इस लाइन पे आके देखते हैं, पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 121, तो जोड़ जब इसका करेंगे तो 122 आ रहा है। ये तो आंसर है नहीं, क्योंकि 178 है। तो चलिए हम अगले यहाँ से देखते हैं, 3 से स्टार्ट करके यहाँ पे 13 ले लेते हैं। इसका हमारा आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 169, जिसको ऐड करेंगे तो 178। ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो इसका जो हमारा एवरेज आएगा, वो हमारा एवरेज आएगा इस संख्या का, तो ये बीच वाला आएगा, क्योंकि 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर है, तो जो बीच आएगा वही हमारा एवरेज आएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 8, तो हमारा आंसर 8 है। लगाने का तरीका थोड़ा टफ है। लगाने का तरीका इस मेथड्स जो भी मैं बताया हूँ उससे ज़्यादा टफ है। आप पहली संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या हमारा x+2, तीसरी संख्या हमारी x+4, चौथी x+6, पाँचवीं x+8, और जो हमारी छठी संख्या होगी x+10 होगी, 10 होगी। अब हमें सबको इक्वेशन को बनाना, पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत, इसका वर्ग लेंगे, इसका वर्ग लेंगे, इसका और इसका बटे 4 करेंगे जोड़ने पे, फिर इन चारों का वर्ग लेके बटे 4 करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो ये ज़्यादा टफ हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं लगातार विषम संख्या दिया है और आपके पास इस टाइप के हमारे पास ऑप्शन है, तो आप जाहिर सी बात है आप चले जाइए और गेस कर लीजिए, गेस मेथड से, ज़्यादा इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 18 में से 5 व्यक्तियों का वजन क्रम में मापा गया और प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया, तो हर बार औसत वजन में 1 kg का इंक्रीमेंट आ जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर क्या है। 18 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति का वजन क्रम में मापा गया, हमें सिर्फ इस 5 व्यक्ति से ही मतलब है, इस 18 का क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। हमको ये बात पता होना चाहिए एवरेज के क्वेश्चन में कि यदि अगर एवरेज में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, वो भी कंटिन्यूअस, तो हमें ये पता होना चाहिए या तो वो संख्या ऑड, कंटिन्यूअस ऑड संख्याएं होंगी या कंटिन्यूअस इवन संख्या होंगी। जैसे मान लेते हैं हम 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, ये कंटिन्यूअस हमारी इवन संख्याएं हैं। इसका एवरेज 2 ही है, इन दोनों का एवरेज हमारा 3 आ जाएगा और इन तीनों का एवरेज हमारा 4 आ जाएगा, सॉरी ये 2। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एवरेज का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का हो रहा है, यहाँ पे भी 1 का हो रहा है। हम मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति का हमारा 1 kg है, ऑड में ही चलते हैं, 3, 5, 7 और 9 ये हमारा होगा। तो पहले व्यक्ति और लास्ट वाले व्यक्ति में हमारा 8 का ही डिफरेंस आएगा, आंसर हमारा 8 है। आप इसको चेक करके देख लीजिएगा। बाय मेथड मैं आपको बता देता हूँ। बाय मेथड इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि पहले जो व्यक्ति है उसका वजन हमारा 100 मान लेते हैं, दूसरे का हमारा कितना हो जाएगा, कह रहा है एवरेज में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जब पहले व्यक्ति का वजन है 100, इसका भी एवरेज 100 होगा। दूसरे व्यक्ति का हम वजन मान लेते हैं कि वो B है,
तो एक्स एवरेज कितना हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 + x है, एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x + 2, ये दोनों का है। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x + 2। इसी तरीके से हम c d e f e करके निकाल लेंगे सभी का, तो हमें पता चल जाएगा। इसकी आ जाएगी x + 4, इसकी आ जाएगी x + 6 और इसकी आ जाएगी x + 8। ये हमारा इवन में है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था एक तरीके से वो हमारा ऑड में था। और जब हम देखेंगे जो a की वैल्यू है वो x है और e की वैल्यू हमारा x + 8 है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 8 का आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राधा को 1 से शुरू होने वाले n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। गलती से वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देती है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 45 सही 11/18 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताएं जो वो 2 बार जोड़ी गई है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमारा होता है n + 1/2, और एवरेज जब हम कहते हैं तो n से डिवाइड हो जाता है, तो n + 1/2 ये है। राधा ने गलती से एक संख्या को दोबारा जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। मान लेते हैं वो x ऐड किया है दोबारा, तो यानी n + 1/2 + x, और इसका जो एवरेज है बटे n = 45 11/18। ठीक है, हमारा ये है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, हमें जो सॉल्व करने पे हमें ये पता चलेगा कि ये n + 1/2 + x/n = 45, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू इसके लगभग होगी, तो हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से n = 91 आ जाएगा। अगर n = 91 हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें 91 रखना पड़ेगा, तो कभी भी यहाँ पे 18 नहीं आएगा। हमें यहाँ पे 2 चीज़ मिसिंग है, इसलिए अब हम इसे गेस करते हैं ये 90 के अप्रॉक्स होगा। 90 के अप्रॉक्स से जब रखेंगे तो अब हम देखते हैं इसको, जब हम n = 90 रखेंगे तो यहाँ पे 91/2 + x/90 = 45 + 11/18, ये हुआ। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें आ जाएगी 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो को मोबाइल पे बना रहा हूँ तो मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप कर लीजिएगा 10 आए की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 लगातार संख्याएं जो m से प्रारंभ होती हैं उसका औसत n है, और 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m + 2 से शुरुआत होती है, जब प्रारंभ होती है। तो इस क्वेश्चन को m से प्रारंभ हो रही है और 5 लगातार संख्या हैं, तो पहली संख्या हमारी m, दूसरी m + 1, तीसरी m + 2, चौथी m + 3 और पांचवी हो जाएगी m + 4। इसका एवरेज हमारा मिडिल लगातार है, इसलिए मिडिल वाला, यानी n की वैल्यू हमारी जो है एवरेज n, इसकी m + 2 हो गई है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि m + 2 से शुरू होने वाले 6 लगातार, यानी m + 2 से शुरू करें या n से शुरू करें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। n + 1, n + 2, n + 3, n + 4 और n + 5, 6 संख्या हो गई हैं। ये 3 इधर, ये 3 इधर, जो ये बीच की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये लगातार है इसलिए बीच की वैल्यू हमारी एवरेज हो गई। बीच की वैल्यू हो जाएगी n + 2.5। ऑप्शन में देखेंगे तो ये वैल्यू हमें n + 2.5 दे रही है, तो हमारा आंसर ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिपिंग क्लर्क को 6 भिन्न पैकेट वजन करने हैं, ठीक है, और एक समय पे किसी भी 4 पैकेट का वजन करता है, और ये 4 जो है 6 में से 4 के समूह को बना के करता है। तो प्रत्येक उस 4 समूह का औसत
500 ग्राम है, तो 6 पैकेटों का कुल वज़न कितना होगा। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो 6 पैकेट दिए हैं, इसका हम मान लेते हैं ABCDEF है, तो इस कितना हमारा ये ग्रुप बनेगा 4 का इस 6 में। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमें पता है, तो ये कॉम्बिनेशन का है, तो कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा 6C4, यानी 6 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 गुणे 5 और 4 फैक्टोरियल लागत कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल नीचे, तो यानी ये 15 आ गया। टोटल 15 समूह बनेगा, 15 कॉम्बिनेशन बनेगा 4-4 के। अब 15 कॉम्बिनेशन बन रहा है, हर एक कॉम्बिनेशन का, हर एक ग्रुप का 500 ग्राम वेट है, तो टोटल 15 का कितना हो जाएगा, 15 गुणे 500 इक्वल टू 7500, यानी 7500। अब एक समूह में 4 पैकेट है, एक समूह में 4 पैकेट हैं, तो टोटल कितने पैकेट हो जाएंगे, 60 पैकेट, यानी 60 पैकेट का जो वज़न है 7500 है। तो 6 पैकेटों का कुल वज़न हमसे पूछा है, तो यानी हमें 7500 गुणे 6 अपान 60 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 750। ये क्वेश्चन है, पर इसे हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, थोड़ा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ट्रिक ये है कि अगर हम ये मान लें कि ये जो 4 पैकेट हैं, 4 पैकेट का वज़न जो है 500 ग्राम है, इसको हम औसत ना मान के 4 पैकेटों का हम वज़न मान लेते हैं 500 ग्राम है, तो एक का कितना हो जाएगा 125 ग्राम, तो 6 का कितना हो जाएगा 750। ये हम एज्यूम करेंगे तब ऐसा होगा, और हालांकि ये हमेशा सही होता है, आप इस पे निश्चिंत रहें। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, आप इससे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे और उनकी आयु का औसत 33 वर्ष था, 33। 4 साल बाद एक 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ। बाद के और 3 साल बाद, आफ्टर नेक्स्ट 3 ईयर 72 ईयर का एक सदस्य मर गया और एक लड़की पैदा हुई। अब परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी साल है। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है पर है इजी। देखिए कैसे। 10 साल पहले 8 सदस्य थे, ठीक है, उनकी औसत आयु थी 4 साल बाद, तो 4 साल बाद अब परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी। पहले 10 साल पहले कितनी थी, 10 साल पहले 33 थी। अभी भी ये वर्तमान में आने की कोशिश है, यहाँ पे ये वर्तमान में आ रहे हैं, तो 4 साल बाद हमारी हो जाएगी 37। 4 साल बाद हमारी होगी 37। अब कह रहा है कि इसके बाद 64 वर्ष का एक सदस्य की मृत्यु हो गई, तो 64, तो हर एक का एवरेज 64 से कम होगा, तो यानी -64/8, ये 8 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, तो ये घटेगा, हमारा जाएगा 29, ठीक है 29। और एक लड़का पैदा हो गया, मतलब सदस्य अभी भी 8 हैं, एक वृद्ध आदमी की मृत्यु हुई और एक लड़का पैदा हुआ। बाद में 3 साल बाद माने 29 + 3 = 31। 72 वर्ष का एक सदस्य की डेथ हो जाती है, तो 72 वर्ष, तो फिर इसमें -72/8, 9 फिर माइनस होगा, तो यह जाएगा 23। टोटल ईयर हमारे कितने काउंट हुए, 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। अभी कितने ईयर बचे हैं, 3। अब वर्तमान आयु सभी का 3 वर्ष बढ़ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 26। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक स्कूल के कक्षा 10 के 3 वर्ग ABC हैं। कक्षा A और B के सभी बच्चों का औसत वजन 26 किलोग्राम है। कक्षा B और C के सभी बच्चों का औसत वजन 24 किलोग्राम है। तो तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा यदि कक्षा A, B, C के विद्यार्थियों का औसत वजन क्रमशः 24 किलोग्राम, 27 किलोग्राम और 21 किलोग्राम है। इसको लगाने का सिंपल तरीका ये है, आपको A, B और C का इंडिविजुअल एवरेज वेट हमें पता है क्या है। A का 24 है, B का 27 है और C का 21 है।
ए और बी का हमें पता है एवरेज वेट कितना है, ये हमारा है 26, और बी और सी का हमें पता है कितना है, ये हमारा है 24। अब यहाँ से हम देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ से ये 3 और ये 3, ये दोनों में 3 3 बराबर है, 3 3 है, तो इसको हम काट के 1 1 कर सकते हैं, या हम 2:2 इसलिए क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब हम ऐसे पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और बी और सी में कितना है, 1:2:2। तो ए में एवरेज हमारा है 24, स्टूडेंट हैं 1, तो टोटल वेट हो गया 24। बी में एवरेज है हमारा 27, टोटल स्टूडेंट हैं 2, तो इतना कितना हो जाएगा 54। सी में हमारा 21 है एवरेज वेट, स्टूडेंट हैं 2, तो हमारा हो जाएगा 42। टोटल ऐड करेंगे 0 9 2 11 20 120, और टोटल स्टूडेंट हमारा है 5, डिवाइड 5 से करेंगे तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि राजीव जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीने के औसत वेतन 600 औसत वेतन जो है हमारा 600 रुपये प्रति महीने का 3/2 गुना कमाता है। उसकी जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर की बचे हुए महीने का जो बचत है 400 रुपये प्रति महीना का 5/4 गुना है, तो उसका प्रति महीना औसत खर्च कितना है। ठीक है, जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर 4 महीने ये, बाकी बचे 8 महीने। इस 8 महीने में उसका जो औसत वेतन है हमारा 600 है, और इसका जो औसत वेतन है इसका 3/2 यानी 900 हो गया। इसका 3/2 900 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 3600 और ये हमारा 4800। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8400। ये हमारा टोटल इनकम आया, उसका सैलरी आया। अब यही चीज़ उसने कहा है कि जो बचत करता है पहले 4 महीने और 8 महीने में, 8 महीने में वो 400 बचत कर रहा है, और 4 महीने जो उसके शुरुआत के हैं जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर के, उसका 400 का 5/4 यानी 500। टोटल ये बचत कितना कर रहा है, 2000 यहाँ पे और 3200 यहाँ पे। टोटल बचत इसने किया है 5200। इनकम इतना है, बचत इतना है, पूरे 12 महीने का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 32। और हमसे पूछा क्या है, 3200 डिफरेंस आ गया। हमसे पूछा है कि महीने का औसत खर्च क्या है, तो /12 कर देंगे, ये हमारा औसत खर्च आ जाएगा। /12 करने पे, क्योंकि यही हमारा खर्च है, बचत कर रहा है 5200, उसकी सैलरी इतनी है तो खर्च 3200 कर रहा है, /12 कर देंगे। 4 से हम करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे 800/3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 266.67। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा इस सब क्वेश्चन को। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लिया करिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। विवाह के 1 साल बाद एक लड़के का जन्म होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो विवाह के समय पुत्रवधू की आयु क्या थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम पति पत्नी और पुत्र, इसको पति को हम हस्बैंड प्लस वाइफ एंड सन, इनकी जो एवरेज एज है 42 है, तो टोटल हो जाएगी कितनी हो जाएगी 126। अब कह रहा है कि 1 साल बाद शादी हो गई। शादी होने का मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर इन लॉ, और कह रहा है एक बच्चा भी हो जाता है, तो यानी ग्रैंड चाइल्ड जिसे डिनोट करते हैं, तो पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। मेंबर कितने हैं 5, और
पाँच पाँच मेंबर हैं तो 36 वर्ष हो जाती है। और ये कब होती है? बच्चे के 5 वर्ष जब बड़ा हो जाता है तब। तो अब मान लेते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है तो कितने साल का रहेगा? बच्चा अगर पैदा हुआ है तो एवरेज कितना होगा? 36 माइनस 5 कर देंगे तो 31। और सभी की टोटल आयु हो जाएगी बच्चे के पैदा होने के समय में 155। एवरेज में यही होता है कि सबको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं, माने सबको जितना मिलेगा सबको इक्वली मिलेगा। पर उस समय ग्रैंड चाइल्ड की जो हमारी एज होगी वो तो भाई पैदा हुआ तो 0 होगी। तो ये जब 0 होगी तो यानी ये जो 155 है इन चारों का टोटल एज आया है 155। और ये शादी के 1 साल बाद की है, लड़का पैदा हुआ है, यानी 1 साल पहले सभी का वेट कह रहा हूँ एज कितना था, तो सभी का 4, एक इसका एक इसका एक इसका घट जाएगा। तो यानी इसमें से जब हम 4 घटाएंगे तो 151 आ जाएगा इन चारों का एज। और इन तीनों का एज उस समय 126 था। जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो डॉटर इन लॉ की एज आ जाएगी 151 माइनस 126, आंसर हो जाएगा 25। इसी क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में 5 भाई हैं। 4 बड़े भाई की प्रतिमाह औसत वेतन 740 रुपये है। अब पाँचवा भाई सबसे छोटा जो है वो भी कमाना शुरू कर देता है। तब पांचों भाइयों का औसत वेतन 740 से 34 घट जाता है 740 में से। अब सबसे बड़ा भाई था उसने अवकाश ग्रहण कर लिया और दूसरा काम करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी जो मंथली सैलरी होती है वो छोटे भाई से सिर्फ 80 रुपये अधिक होती है। तब औसत प्रतिमाह घटकर जो पांचों का औसत प्रतिमाह घटकर 636 रुपये हो जाता है। तो सबसे बड़े भाई का पहले का वेतन, बात करनी है पहले का अवकाश ग्रहण करने से पहले, और सबसे छोटे भाई का वेतन बताना है। इसी क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ABCDE हम ये मान लेते हैं 5 भाई हैं, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ई है। तो 4 भाइयों का यानी ABCD इसका जो हमारा एवरेज है हमारे दिया है 740, तो टोटल कितना हो जाएगा 2960। अब पांचवा भाई भी कमाने लगता है, यानी अब पांचों भाइयों का एवरेज कितना, टोटल कितना हो जाएगा, कह रहा है 34 घट जाता है। तो यानी अब कितना होगा 706 गुणे 5, ये हो जाएगा हमारा 3560 रुपये। तो यहाँ से हमें ई के पता चल जाए, ई की वैल्यू, ई की आय हमें पता चल जाएगी, वो कितनी हो जाएगी हमारी। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 3530 होगा। ई की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, यहाँ से घटेगी तो 075 570 हो जाएगी। और तब जो बड़ा भाई है उसकी जो हमारी वेतन हो जाएगी अवकाश ग्रहण करने के बाद, वो 80 रुपये सिर्फ अधिक कमा रहा है, तो 80 जब हम ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 650। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 650। अब हमसे पूछा है, हमें तो ये पता चल गया, ई की वैल्यू हमें पता चल गई है सबसे छोटे की। हालांकि यहाँ पे ई की वैल्यू सबसे छोटे की हमें पता चल गई है। ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिया है यंगर की 570 570। अब हमें बड़े का निकालना है, तो बड़े का निकालने का तरीका ये है। अब कह रहा है कि अवकाश ग्रहण करने के बाद पांचों भाइयों का जो वेतन होता है औसत वेतन 636 रह जाता है। तो टोटल ABCDE करते हैं, 636 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 6 5 30 6 15 3 18 3180 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 3180 रुपये। अगर हम ई की वैल्यू घटा दें, ई की वैल्यू जो हमारी है 570, तो यानी ABCD इसकी वैल्यू हम इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2610 रुपये आएंगे। पहले ABCD की हमारी कितनी थी 2960, अब कितनी है 2610। तो यानी
कितना कम हुआ है ए की वैल्यू, इसमें से हम, क्योंकि ए ही तो अवकाश ग्रहण किया है, तो ए की वैल्यू जो हमारी कम हो रही है वो आएगी, इसको घटाने पे आएगा 350 रुपये, ये कम हो रही है। और कम होने के बाद कितनी वैल्यू थी ए की 650, तो यानी जो पहले हमारी वैल्यू आएगी ए की 350 प्लस 650 जोड़ेंगे तो 1000 आएगी। आंसर हमारा एल्डर का 1000 और यंगर का 570 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड में खेली गई कुछ निश्चित पारियों का औसत 46 है। जब वह भारत वापस आता है तो प्रत्येक 2 पारी के 2 टेस्ट खेलता है और औसत 55 रन बनाता है। अगर इंग्लैंड और भारत की पारियों को साथ में ले लें तो उसका जो औसत है इंग्लैंड में खेले गए मैचों से 2 की बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ पे इसने गलत लिखा है, इंग्लैंड में खेले गए मैचों से नहीं, जो इंग्लैंड में एवरेज था उससे 2 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो इंग्लैंड में खेली गई पारियों की संख्या, ठीक है। देखिए मान लेते हैं इंग्लैंड में खेली गई पारियों की संख्या हमारी कितनी है x, और उस समय एवरेज कितनी थी 46, तो टोटल रन हो जाएगा x 46 प्लस भारत आके उसने 2 मैच खेले और एक मैच की 2 पारी थी, यानी टोटल 4 पारी खेली, 4 इनिंग्स खेली उसने, और हर एक इनिंग्स की हमारी वैल्यू रन है 55, तो चारों की कितनी हो जाएगी 220। अब कह रहा है कि उसका एवरेज 2 बढ़ जाता है जो उसका इंग्लैंड में एवरेज था, तो यानी ये हमारा एवरेज हो जाता है 48। कब? जो इंग्लैंड में इनिंग खेली प्लस जो भारत में आके इनिंग खेली, ये यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये 48x, यहाँ पे 46x है, तो घटेगा तो 2x आ जाएगा, और इसका हम जब गुणा करेंगे तो 192 आएगा, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14, जो हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस को आप मेथड से कर लेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इतने सारे ट्रिक बन जाएंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी मेथड आपको याद रहेगा तो आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। बस आप थोड़ा सा समय भी नहीं लेता, अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड है तो आपको ये समय भी कहीं पता नहीं चलेगा। कुछ समय नहीं है, ट्रिक और बाय मेथड में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड का फ़र्क आता है। स्पीड अगर कैलकुलेशन की ठीक है तो आप इतना कर लेंगे, पर ट्रिक आप कहीं भूल गए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता 10 सेकेंड बचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज सीजन के अंतिम मैच से पहले अपने रनों में 750 रन जोड़ता है और वह अंतिम 2 पारियों में केवल 6 रन बनाता है और उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो उसके सीज़न का अंतिम औसत क्या होगा? अब 750 रन जोड़ता है, इसका मतलब कि उसने 750 रन बनाए हैं, तो नंबर ऑफ इनिंग्स हमारा हो जाएगा 750/x। ठीक है, अब अगले 2 इनिंग्स में सिर्फ 6 रन बनाता है, तो टोटल नंबर ऑफ हो जाएगा 756, और उसका एवरेज 2 कम हो जाता है, तो यानी ये हो गया हमारा x-2, और जब इसको हम माइनस करेंगे 750/x, यानी इनिंग्स माइनस इनिंग्स, ये हमारा 2 आना चाहिए, क्योंकि अगले 2 पारियों की बात कर रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अंतिम औसत यानी x-2 की वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन से हम यहाँ पे चलते हैं, x-2 बराबर, अगर हम इसको डिवाइड करना है हमें 750 को, तो हमें यहाँ पे या तो ऑप्शन के हिसाब से 30 लेना, 25 लेना चाहिए या 30 लेना चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 25 ले लेते हैं तो यहाँ पे ये 23 हो जाएगी, तो ये हमारा कटेगा नहीं इससे, तो हमारे पास बचता क्या है x बराबर 30 लेने पे, 30 लेने पे तो x-2 यहाँ पे 28 आ जाएगी। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 27 बढ़ जाएगा, और 30 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 25 बढ़ जाएगा। ये हमारा सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 28, क्योंकि इससे 2 कम हो जाता है, तो हमारा x की वैल्यू हमने 30 लिया है, तो 2 कम होने पे 28 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गेंदबाज द्वारा कुछ निश्चित पारियों में दिए गए कुल रनों की संख्या 900 थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगले मैच में उसने 4 विकेट लिए और 256 रन दे दिए। ठीक है, परिणाम स्वरूप उसका औसत 4 बढ़ जाता है,
तो अंतिम मैच से पहले गेंदबाज ने कितने विकेट लिए। ठीक है, अंतिम मैच से पहले वो हमसे पूछ रहा है, यानी कि जब वो 900 रन दिया था, हम मान लेते हैं उसकी विकेटों की संख्या x थी और ये एवरेज हो गया। जब वो 256 रन एक्स्ट्रा देता है तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 1156। और कह रहा है कि वो 4 विकेट और ले लेता है, यानी x+4। और इसको जब एवरेज करेंगे तो ये कह रहा है कि जो एवरेज का डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम यही देखेंगे, हमसे क्या पूछा है, अंतिम मैच से पहले, यही तो है अंतिम मैच से पहले का एवरेज। और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सिर्फ 30 और 25 ही हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए हम पहले 30 लेके देख लेते हैं। जब हम 30 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, और ये अगर 30 हो गया तो इधर जाएगा तो 34 हो जाएगा ये। और x+4 इक्वल टू हमारा 34 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 34, तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ये। 25 लेके देखते हैं, यहाँ पे 25 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 25 चौका 100, 4 9 36, और ये इधर जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ पे अगर हम 44 रखेंगे तो क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये हमारा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 30 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 15 क्वेश्चन एवरेज के सिलेक्ट किए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने 15 क्वेश्चन एवरेज के सिलेक्ट किए थे। मेरे बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, हेजिटेशन सी फील हो रही है। पर मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से सुनोगे और देखोगे मेरे लगाने के तरीके को तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, ये टफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एवरेज के सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो डिविजिबिलिटी रूल टाइप में होते हैं उसको मैं दिखाऊंगा इसमें करके। बाय बाय दोस्तों। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज नहीं तो कल, डे बाय डे मैं वीडियो को इम्प्रूव करूँगा, बोलने के तरीके को सुधारूँगा और आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँगा जो रिलेवेंट होगा आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। बाय दोस्तों।